नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना। मैं आपको कोविड के बारे में थोड़ा जल्दी से बताती हूँ होम केयर के लिए। अभी आजकल सब जगह, जैसे आपने सब पहले के स्पीकर से भी सुना कि कोविड सब जगह फैल रहा है, और अभी ये जो नई वेव आई है इसके सिम्टम्स और इसमें किस तरह से करना है। पहले हम कहते थे घर में रहो, लोग घर में पहले शुरू में घर में नहीं रह रहे थे, फिर घर में रहने लगे। अभी थोड़े सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं और हर जना अस्पताल को ढूंढ रहा है, और आपको पता है कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, अस्पताल भर गए हैं। तो अब हम किस तरह से ऐसा करें कि हम उस जरूरत को कम कर सके अस्पताल आने की, और किस तरह से हम अपनी देखभाल शुरुआत से करें। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हमने देखा है कि अगर आप शुरू के मामूली सिम्टम्स में ये सोच लेते हैं कि अरे मैं तो ठीक हूँ, अभी मामूली ही है, और आप केयर नहीं करते, तो 7वें 8वें दिन तक आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गिर जाता है, और उसके बाद आप को अस्पताल की जरूरत पड़ने लगती है। और जब तक आप अस्पताल ढूंढते हैं तब तक आपका और ज्यादा गिर जाता है, और इसमें आपका फिर हालत खराब हो जाती है। तो हमें लगता है कि अगर आप शुरुआत से खुद ही ध्यान देंगे तो इसको बचा पाएंगे। तो इसके कोविड के सबसे सिम्टम्स क्या होते हैं? अब की बार जो आ रहा है इसमें फीवर सबसे पहले आ रहा है, माइल्ड फीवर हो रहा है। कई बार लोगों को 7, 8, 9 दिन तक माइल्ड फीवर ही चल रहा है। किसी किसी को हाई ग्रेड फीवर आता है जो कि 4-5 दिन में कम हो जाता है, 2-3 दिन कम रहता है, और फिर दोबारा से हाई ग्रेड फीवर आता है। और किसी किसी को हाई ग्रेड फीवर ही चलता रहता है। तो फीवर हर तरह से आ रहा है। इसके अलावा स्टफी नोज, रनिंग नोज, इरिटेशन इन द थ्रोट, खांसी, ये सारी चीजें भी होती हैं। अब की बार लूज स्टूल्स भी होते हैं किसी किसी को, लेकिन लूज स्टूल्स ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा है। 1-2 दिन थोड़े से लूज स्टूल्स होंगे, आज मुझे दस्त हो रहे हैं, आज मुझे पानी सा दस्त हुआ, अभी तो मेरा थोड़ा ठीक हो गया है। तो 2 दिन मैक्सिमम मैंने देखा है थोड़े से होते हैं, और उसके बाद जो है हल्का सा फीवर होता है, और आप करीब करीब 4-5 दिन ठीक से रहते हैं, बस कमजोर रहते हैं कि अच्छा बुखार आया है, कमजोरी है, ऐसा महसूस करते हैं। कभी कभी हल्की ब्रेथलेसनेस होती है, और उसमें हल्का सा जब आप ऑक्सीजन देखते हैं तो थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा होता है। तो आप शुरू में क्योंकि देखा ही नहीं होता तो लगता है शायद हमारा तो ऐसा ही रहता है, अभी तो ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है, और फिर उसके बाद ज्यादा ड्रॉप हो जाता है ऑक्सीजन, और उसमें सीवियर ब्रेथलेसनेस होती है। कुछ लोगों को सूंघने की और स्मेल की और साथ में टेस्ट की शक्ति भी कम हो जाती है, लेकिन वो ज्यादातर एकदम शुरुआत में नहीं होता, या तो आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ होता है, या फिर तो आपके 5वें दिन आता है। देखा गया है कि जिनको ऐसे सिम्टम्स आते हैं उनको फीवर भी होता है, वो पिछली बार के उसमें ये कोरोना में ये बहुत माइल्ड भले के, अभी बार इतने माइल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने सीवियरिटी में नहीं जाते हैं, जिस वजह से कि आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आपको अभी क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहली चीज है डू नॉट पैनिक, यानी अभी मुझे कोरोना हो गया, अभी क्या होगा। जब आप बहुत ज्यादा जोर से घबरा जाते हैं तो भी आपके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो आपको बहुत लो कर देते हैं। तो आपको पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इसकी जरूरत है, सबसे पहले जैसे ही आपको शक हो कि शायद मेरे को कोरोना, अपने को आइसोलेट कीजिए, अलग कमरे में रहिए जिसमें आपका बाथरूम है। और अगर आपके घर में किसी और को भी कोरोना है, जैसे पहले से आपके किसी घर में किसी को कोरोना है और आपको सिम्टम्स आए, तो आप उसके साथ शिफ्ट हो सकते हैं उस कमरे में। तो आप बाकी लोगों से अलग रहिए। ये नहीं है कि अब तो फैल ही गया, आप तो सबको हो सकता है 2 लोग भी घर के बच जाएंगे, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल पहले से ही मेंटेन करके रखेंगे तो वो आगे भी काम होगा। कोविड टेस्टिंग में होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना दौड़ के सबसे पहले अस्पताल में लाइन लगाने की इतनी कोई जरूरत नहीं। जब आपको फीचर्स पता है, अगर आपके घर में एक कोविड पॉजिटिव है और आपको बुखार आ रहा है या कुछ है, तो आप अपने को कोविड कंसीडर करिए, अपनी प्रिकॉशन लीजिए, और टेस्ट के लिए आप बाकी चीजें देख सकते हैं कहाँ पे आसानी से हो जाता है, या उसके लिए भीड़ मत लगाइए। इसके अलावा मामूली दवाइयां हैं जो सबको पता होनी चाहिए, और इसलिए मैंने वो यहाँ पे लिंक की है। अगर बुखार होता है तो सबको पता है कि या तो पैरासिटामोल 500, डोलो 650, ये आप खा सकते हैं। इनको आप 4 से 6 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है। अगर 102, 103 फीवर हो रहा है तो आप पट्टी भी रख सकते हैं। आपको सिर्फ नल के पानी की पट्टी रखनी है, कोई बर्फ के पानी की पट्टी नहीं रखनी, और खाली माथे पे पट्टी रखने की जरूरत है। हाथ पैर सब आप नीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, उससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि वायरल वाला फीवर कई तक पैरासिटामोल से बहुत अच्छे से डाउन नहीं होता, इसलिए ये जरूरत पड़ती है। अच्छा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो फीचर्स होते हैं, यानी जो सर्दी खांसी है उसके लिए आप सिट्रिजिन या मॉन्टेयर एलसी एक टैबलेट रात में ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, जिंक,
विटामिन डी एंड विटामिन सी। विटामिन सी की मात्रा 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार यानी 1000 मिलीग्राम कर दी होनी चाहिए। इसके अलावा आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम रोज एक रात में 3 दिन तक खाना खाने के 2 घंटे बाद दिया जाता है ये। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार दिया जाता है और ये 5 दिन तक चलता है। ओमिप्राजोल, पेंटॉप या रेमेडिटिन ये एसिडिटी का होता है क्योंकि थोड़ी बुखार की वजह से एसिडिटी होती है, थोड़ी दवाइयों की वजह से, तो इसके लिए आप रोज 1 या रोज 2 ले सकते हैं। और जो अगर आपकी और कोई बीमारी है, थायराइड है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी दवाइयाँ आप वैसे ही लेते हैं। कुछ लोग साइकियाट्रिक इलनेस होते हैं, उनमें नींद की दवाइयाँ कुछ चल रही है, वो आप पूरा लेते रहे। और आपकी जो भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले से ही दवा ठीक से नहीं खा रहे होते, तो अब इसे सब लोग अपनी डायबिटीज का चेक करके उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर किसी दिन कोरोना होगा तो आपकी डायबिटीज पहले से कंट्रोल होगी। कोरोना डायबिटीज वालों की डायबिटीज बढ़ा देता है, जो डायबिटीज जिनको पूरा तरह नहीं है शायद आगे होगी, कि अभी से ही निकाल देता है डायबिटीज। तो बहुत सारे डायबिटीज के मरीज हो जाते हैं। और अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसके लिए आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन यानी पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। उसके साथ आपको जो है ORS लीजिए और लैक्टोबैसिलस जो याकुल्ट आते हैं वो ले सकते हैं, उसके लिए वो आराम दे सकते हैं। और क्या क्या चीजें बहुत जरूरी करनी है, एडिक्वेट हाइड्रेशन तो होना चाहिए। इसमें पानी की मात्रा जितनी आप नॉर्मली पीते हैं उससे 1-2 लीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, जूस के फॉर्म में, नींबू पानी के फॉर्म में, उसके छाछ के फॉर्म में। इनके टाइम पे नॉर्मल टेम्परेचर की छाछ ली जा सकती है, वैसे गर्म पानी पीना सजेस्टिव है। और इसके साथ आपको थोड़ा सा भाप लेना चाहिए दिन में 3 बार, स्टीम पूरी उसके साथ लेनी चाहिए, उससे खुला रहता है, गागल्स करते रहना चाहिए। इजीली डाइजेस्टेबल फूड यानी कि जो आप आराम से हजम कर सकते हैं ऐसा हल्का खाना खाना चाहिए। और किसी न किसी डॉक्टर के ऐसे इधर उधर की बातें सुन के नहीं कि बगल में से किसी ने बोला, उसने बोला मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, मैं इससे ठीक हो गया था, ये तुम ले लो, इस तरह से नहीं। आप खुद एक डॉक्टर के टच में रखें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉक्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें हम स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट की बात उन्हें बताएं, जिससे एक ग्रुप का डॉक्टर आपको पूरा का पूरा 7-8-10 दिन मॉनिटर करें। इसकी हम कोशिश करेंगे। और अपने आप जो आप दवाई खाते हैं, इसने लिया उस तरह से जो दवाई की मात्रा होनी चाहिए उसको बहुत गलत फॉर्म में गलत दिनों से शुरू कर दी गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टीरॉइड से ठीक होगा, तो मैंने बहुत सारे देखे जो पहले दिन से स्टीरॉइड खाने लगते हैं। पहले दिन से स्टीरॉइड खाने का बहुत नुकसान होता है, उसमें वायरस ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हर चीज अपने समय पे ठीक होती है, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही चीज करें। अब ऑक्सीजन लेवल इसमें कम होते हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? स्टे काम यानी शांत रहें, तो अपने को मेडिटेशन करें। तब जितना आप शांत होते हैं उतनी आपकी सांस ठीक चलती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो रामदेव बाबा बहुत ही सिखाते हैं, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और इसके बाद प्रोन और सेमी प्रोन पोजीशन में जितना सांस ले सके। इसके कई तरह के वीडियोस हैं व्हाट्सएप के ऊपर, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से मांगे, वो आपको देगा इसमें पूरी तरह से कैसे लगाना है। आपको छाती पे आगे और थोड़ा पेट के नीचे यानी जहाँ पेट फूला रहता है हिप के करीब में नीचे की तरफ तकिया लगा के और उसमें गहरी सांस लेनी चाहिए। ये प्रोन पोजीशन और सेमी प्रोन पोजीशन में सांस लेने से 1-2% का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से घुटने से बढ़ जाता है। और आराम करें जितनी देर आप घर में रह रहे हैं। जब आपको कोरोना हो गया तो शरीर को आप कंप्लीट रेस्ट दें और रेस्ट के साथ आप ऑक्सीजन का चेक जरूर करते रहें। SpO2 यानी कि जो आपका ऑक्सीमीटर होता है, वो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बता रहा है, वो आपका पल्स रेट, आप अपनी सांस आपकी कितनी तेजी से चल रही है और आपका टेम्परेचर, और आप किस टाइम पे आप बुखार की दवाई लेते हैं, ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए हमने ये चार्ट बनाया है। आपको घर में अपना, ये बड़ा सिंपल सा चार्ट, जिनको डायबिटीज है उनको अपना शुगर भी लिखना चाहिए और इसमें डे भी लिखना चाहिए। जिस दिन आपको बुखार है उससे जब आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो आप सामने दिखाते हैं तो वो एक बार में सारी चीजें देख पाता है, वरना जो डॉक्टर बिजी होते हैं तो वो उनसे कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो इसमें डे 1, 2 लिखे हुए हैं, यानी जिस दिन आपको बुखार आया पहले दिन उसको हम डे 1 लिखते हैं। आप उसकी डेट लिखिए और जिस टाइम पे आप SpO2 ले रहे हैं कम से कम दिन में 3 बार चेक करें, पल्स देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। फिर आपने पैरासिटामोल किस टाइम लिया, कई बार आपने पैरासिटामोल लिया इसलिए बुखार नहीं था उस टाइम और उसके बाद होता है, तो वो भी मेंशन करें। ब्लड प्रेशर की मशीन है तो वो मेंशन करें। जो डायबिटिक है वो अपना फास्टिंग ब्लड शुगर
और दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और रात के खाने के 2 घंटे बाद 3 ब्लड शुगर जरूर मॉनिटर कर लेनी चाहिए, जिससे कि अगर आप डायबिटिक है, क्योंकि जिनको डायबिटीज है चाहे कंट्रोल भी है, ये कोरोना उसको बढ़ा देगा, तो आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है कि किस तरह से आपको ये चीजें रेगुलराइज करनी चाहिए। और एक पेपर के ऊपर आप कौन कौन सी दवाई खा रहे हैं कहते हैं, क्या वो आपने खाई नहीं खाई, वो मैंने यहाँ पे टेस्ट मेंशन नहीं किए हैं। आजकल लोगों के पास वो IL-6 ये वो दुनिया के टेस्ट 6-6 बार करा लेते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। जो आपका डॉक्टर सलाह दे आप वही टेस्ट कराएं, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है, उसका क्या फायदा होता है। इसलिए उनकी सलाह आप अपनी डॉक्टर की सलाह से वो टेस्ट करें। और अब वार्निंग साइंस, अब आप अपने घर में हैं, अगर आप सीरियस होने लगेंगे या क्या चीज है तो जल्दी करने के लिए क्या चीज आपको करनी है। तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखा कि वो हो सकते हैं, अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, 5-6 दिन चल रहा है, वार्निंग साइन है, अपने डॉक्टर को कहिए वो एक्स्ट्रा दूसरी दवाइयां उसमें ऐड करेंगे। अगर आपका फीवर हल्का था, बहुत ही हल्का था, थोड़ा सा लूज मोशन आया, बस कमजोरी बहुत लग रही है, लेकिन मैं ठीक हूँ, और फिर अचानक से बुखार एक दिन फिर से थोड़ा सा 102, 103, 101 ऐसे आता है, ये वार्निंग साइन है। इसके बाद एकदम रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना SpO2 यानी ऑक्सीजन लगातार देखना चाहिए था। जब आपको एक फीवर आया था, आप जरा कमजोरी महसूस कर रहे, क्योंकि आपको सांस फूलती हुई महसूस नहीं होती है, जिसको आप हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी हमें पता ही नहीं चला और ऑक्सीजन कम हो गया। ऐसे लोग एकदम से अचानक से वेंटिलेटर पे जाते हैं और फिर आपको क्या होता है। इसलिए आप लगातार ये मॉनिटर करेंगे। अगर दूसरा एपिसोड बुखार का केस का आता है उतरने के बाद और आपको उसकी कमजोरी लग रही है, तो यानी कि आप देखना नहीं छोड़ेंगे, आप अपना 7-8 दिन ये SpO2 चार्ट बना के और टेम्परेचर ये देखते रहेंगे। अभी कई बार SpO2 होता है, जैसे मैंने पहले इस चार्ट में दिखाया, आपका SpO2 पहले 97, 98 था, फिर 96, 97 रहने लगा, फिर एक दिन 96 ही था, फिर एक दिन 95 हो गया, तो यानी कि ये स्लोली ड्रॉप कर रहा है। तो ये आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो उस टाइम पे देखेंगे कि आपका क्या है। बहुत सारे लोग बहुत अर्ली, कि आजकल पता नहीं चलता, CT स्कैन कराना है, शुरू में जाके CT स्कैन करा लेते हैं, पहले दिन दूसरे दिन के CT स्कैन में वो मरीज के स्कोर 1, 2, 3 ही आएगा, जिसमें माइल्ड लगेगी, अब फिर वो एकदम से उसके हिसाब से बढ़ता है, जिसके हम शुरुआत में कराने का कोई खास फायदा नहीं होता जब तक कि आपका डॉक्टर नहीं कहता, आपके सिम्टम्स ज्यादा वो नहीं होते। तो ज्यादातर हम 4-5वें दिन कराते हैं देखने के लिए कि क्या बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है। तो आप डॉक्टर की वो हो जिनका हम ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जो डॉक्टर आप अपने सिम्टम्स उसको व्हाट्सएप पे बताएं और वो पूरा 7-8 दिन उसको फोन पे मॉनिटर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपका SpO2 का मॉनिटरिंग वो आप करेंगे, और अगर आपका हो रहा है तब फिर डॉक्टर आपको दूसरी दवाइयाँ देगा। और ये मैंने हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में आपको बता दिया, यानी इसमें होता है कि हमें पता ही नहीं चला, ब्रेथलेस है ही नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है बिल्कुल, लेकिन हमारी ऑक्सीजन उसके अंदर जो है 90-91 आ रही है। तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 95 से जब नीचे आ रहा है तो हमने वार्निंग सिग्नल है, यानी हमें अपने डॉक्टर को बताना है कि मेरा पहले 97-98 था, अब मेरा कम हो गया। तो ये कुछ वार्निंग साइंस है। और खाली CT स्कैन हमने दोबारा करा आते हैं, अभी हम अपने लंग की कंडीशन दोबारा देख लेते हैं। CT स्कैन बार बार कराने से उसमें एक्सरे एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको जरूरत के मुताबिक कराना। फिर मैंने यहाँ पे कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, क्योंकि सब लोग बड़े होशियार हैं आजकल, सब दवाइयाँ पता होती है। तो स्टीरॉइड्स चलेगा, मेड्रॉल खाना है, डेक्सा खाना है, इतना खाना है, कि अपने आप नहीं शुरू करना है। शुरुआत में अगर आप स्टीरॉइड शुरू करते हैं तो वायरिया यानी कि वायरस की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को और कम करती है। लेकिन जब शुरू में वायरस बढ़ के आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज आ जाती है, तो वो लंग के अंदर वो फाइब्रोसिस और बाकी बदमाशी मचाना शुरू करता है। इसलिए उस टाइम पे हम CT स्कैन कराते हैं और तब हम ये दवाई देते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखा मेट्रोल 8 शुरू से ही चल रही है, ऐसा नहीं, ये डॉक्टर डोज देंगे। LMWH के इंजेक्शन होते हैं, जो कि क्योंकि इसमें खून का जमाव बढ़ जाता है लंग के अंदर, तो ये दिए जाते हैं, आपका डॉक्टर आपको बताएगा। ब्लड थिनर की टैबलेट्स होती है जो कि इसी तरह से प्रिस्क्राइब करी हुई है, अरे ये ले लो, इतनी ले लो, उसके बारे में डोज नहीं करता, तो वो आप अपने डॉक्टर को देना चाहिए। इनहेलर्स आप ले सकते हैं, नेबुलाइजर में ब्यूटीकॉर्ड यानी स्टीरॉइड वाला और लिनोलिन या डुओलिन के जो होते हैं उनको आप ऑल्टरनेट करके ले सकते हैं, उससे थोड़ी छाती खुलती है, उसके अंदर में वो कम होता है। और उसके साथ एंटीबायोटिक डॉक्टर को खांसी देनी है, ये वो देगा।
और आपका डॉक्टर से अगर आप जिससे प्रिस्क्रिप्शन लेंगे और आप किसी को घर पर बात करेंगे तो वो आपको सही सलाह देगा। इसलिए मैंने ये सिर्फ दवाइयों के नाम इसलिए लिखे हैं कि कई प्रिस्क्रिप्शन आजकल व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, इनमें इन सब दवाइयों के भी नाम होंगे, लेकिन आप जान लें कि अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये दवाइयाँ खाएं। इनका सही टाइम होना चाहिए कि कितने दिन पे ये बात शुरू होनी चाहिए, तो आप अपने चार्ट को मेंटेन करें। अगर आप घर में ये सब करते हैं तो आप रिस्क वाले साइन के टाइम पे आ सकते हैं। आपका ऑक्सीजन कम होगा तो अभी तक हम जितने मॉनिटर कर रहे हैं इसमें से बहुत कम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उनसे हम सही टाइम पे डला के वो खाली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे ठीक हो जाते हैं। और बहुत उसके अलावा तो इस तरह से हमारा हॉस्पिटल एडमिशंस कम हो जाएंगे, तो जो हॉस्पिटल में भी केयर है वो बढ़ जाएगी और सही लोगों को बेड मिलने लगेंगे। यानी जो आईसीयू वाले में पहुंच जाते हैं वो लोग शायद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर ही ठीक हो सकते थे। तो इस वजह से ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है जिससे कि आप अपने को मॉनिटर कर पाए और सही सलाह सही डॉक्टर से ले सकें। इसके बारे में एक और चीज मुझे कहनी कि जब आपका कोरोना ठीक हो जाता है उसके 15 दिन बाद आप प्लाज्मा दान कर सकते हैं। प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जो शुरुआत के दिनों में देने से जो भी मरीज आते हैं जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, ओल्ड हैं या जिनमें लग रहा है कि शुरुआत से सीवियर डिजीज हो रही है, उनको अगर हम दें तो प्लाज्मा से जान बच सकती है। लेकिन प्लाज्मा सिर्फ आप लोगों के देने के बाद ही हो सकता है। तो अब धीरे धीरे हम इस स्टेज को आ गए हैं, 1 महीना हो गया है इसको करीब करते हुए, तो अब हमारे रिसेंट वाले लोग भी बहुत हैं और जो पिछले 4-5 महीनों में कोरोना पीड़ित हैं और प्लाज्मा देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी लड़कियां नर्सेज ने किया हुआ है, अगर आप देंगे तो हम जान बचाने में कामयाब होते हैं। रेमडेसिविर इतनी काम की नहीं है, वो किडनी खराब कर देती है, उसके साथ और दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हैं। दूसरे वो एंटीवायरल है, उसका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं टिकल है, इसलिए डॉक्टर्स उसको मना कर रहे हैं आजकल। उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं और प्लाज्मा जीवन दान दे सकता है और उसके लिए आपको ही आना पड़ेगा। इसलिए आप कृपया करके प्लाज्मा दान के बारे में सोचें और आए, बढ़ के आए। जो भी कोरोना से ठीक हो गए हैं वो ठीक होने के 15 दिन तक आके प्लाज्मा डोनेट करें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अर्चना ब्रिगेडियर सानी। अभी मैं खाली समराइज करूंगा जो अभी पिछले 1 घंटे में हम लोगों ने आपको बताया है। तो सबसे पहले कोरोना है, कोरोना से हमें लड़ना है और हमें जीत भी हासिल करनी है। उसके लिए हम डॉक्टर्स, हमारे ऑल फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे सारे साथी और आप सब लोग मिलकर अगर प्रयत्न करेंगे तो नहीं लगता कि हमें कोरोना से जीतने में कोई भी मुश्किल होगी। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, पैनिक में आप अपना ही नुकसान करेंगे। आपको काम रहिए, आइसोलेट रखिए। अगर आपको लक्षण आते हैं तो अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करिए, ऑक्सीजन लेवल और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया, वो आप कोशिश करिए कि घर पे रह के आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वार्निंग साइन हो, रेड फ्लैग साइन हो, तब आपको कुछ दवाइयाँ हैं, जब तक हॉस्पिटल नहीं जाते वो दवाई आप अगर बिल्कुल शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ न केवल हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल मिल जाता है तो आपकी जो जान बचानी है, जान जो आपके लिए बचाने के जो भी दवाइयाँ या कुछ है वो आप घर पे ही शुरू कर सकते हैं। तो हमें उन मरीजों को बचाने में काफ़ी आसानी होती है। और एक बार ठीक होने के बाद में आप कोशिश करिए कि प्लाज्मा भी दीजिए, जिससे कि जो सिक पेशेंट आते हैं बहुत सीरियस, उनकी हम जान बचा सकते हैं। थैंक यू ऑल स्पीकर्स, ऑल द लिसनर्स। एंड कल हम लोग एक्चुअली कवर करेंगे कि आपके ऑफिस में, आपकी सोसाइटी में, आपका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे बिना किसी बाहरी सहायता के आप एक कोविड सेंटर, कोविड केयर सेंटर आप एस्टेब्लिश करते हैं अपने ही संसाधनों से, जिसमें आप ही लोगों में से वहाँ पे आप एक रूम में, एक सोसाइटी के क्लब हाउस में, जहाँ पे कि 5 से 10 बेड डालने की सुविधा हो, अपने रिसोर्स से आप उसको जो भी जरूरत की चीज़ें थी है उसको कैसे एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, आपके उसके जो सामान भी है आपकी सोसाइटी में भी अवेलेबल हो जाएंगे। आपके जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं जो सोसाइटी में रहते हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। और जो भी ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट है आजकल
अभी जो पिछले 1 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट काफ़ी बन गया है, जिसको आप शुरू कर सकते हैं। उससे काफ़ी लोग जो दौड़ते हैं बाहर हॉस्पिटल के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दौड़ना बंद कर देंगे और उनको काफ़ी लोग ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 70 से 80% लोग यहीं पे ठीक हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी हॉस्पिटलाइज में। तो बाकी जो सिक हैं उनको फिर हम अच्छे से देख सकते हैं। तो कल हम कर देंगे। आई थैंक एवरीवन हु इज विद अस एंड जय हिंद। ओवर टू द होस्ट।